वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राजेश अग्रवाल अपने मैथोलॉजिकल चैनल के एक नए एपिसोड पे ऑन ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड सोशल टॉपिक विच इज़ कॉल्ड मैरिज। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैरिज इन हिंदुइज़्म। मैथोलॉजी में इसे कैसे डील किया जाता था और कैसे इसमें सोशल और लीगल चेंजेस आए और एस्ट्रोलॉजिकली ये इस सब्जेक्ट पे क्या कैसे डील किया जाता है। Why there is a concept of a single marriage in Hindus। ये कहा जाता है कि जो है शादी जन्म जन्म का साथ है, 7 जन्मों का साथ है। क्या यह सच है? फ्रेंड्स, ए सोल टेक्स बर्थ नॉट बाय इट्स चॉइस। उसके कौन माँ बाप होंगे, कौन भाई बहन होंगे, कौन दादा दादी होंगे, ये सब उसके बियॉन्ड कंट्रोल है। सब गॉड मेड है। सिर्फ एक ही रिश्ता है जो कि हस्बैंड वाइफ का है, जो आदमी खुद अपनी चॉइस से इस संसार में बनाता है। बट इट इज़ वेरी सैडनिंग समटाइम्स कि आदमी वह अपने चॉइस के रिश्ते को भी खुद जो कि उसने चूज़ किया होता है उसको भी इंटैक्ट नहीं रख पाता। आजकल डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं और इवन इन लव मैरिजेस जो पीपल आर डिसोशिएटिंग देमसेल्व्स वेरी ऑफन। अगर हिंदू माइथोलॉजी की बात की जाए तो देयर वाज नो concept of divorce in Hindus. Marriage was considered to be a sacred event and it is to be continued till death. In ancient times, there was no prohibition to have multiple wives or multiple husbands. So polygamy or polyandry both were permissible. बट ये कंसेप्ट भी राजाओं में, देवताओं में या ओनली दोज पीपल हु वर रिच एनफ टू अफोर्ड इट, उन्हीं में प्रिवेलेंट था। भगवान रामचंद्र जी की एक ही वाइफ थी, उनके ब्रदर्स की एक ही वाइफ थी, ऑल्दो उनके फादर दशरथ की 3 वाइफ्स थी। ऐसे श्री कृष्ण की 16,108 वाइफ्स थी, ऑल्दो 16,100 तो वो वाइफ्स थी जो उन्होंने नरकासुर को मार करके उन वाइफ्स को प्रोटेक्शन दिया था जो असहाय थी। एक्चुअल वाइफ्स तो उनकी 8 ही थी। मून की 27 बीवियाँ थीं, ऋषि कश्यप की 4 थीं और पॉलीएंड्री में भी पंचाली, द्रौपदी एक एग्जाम्पल है जिसके 5 पति थे पांडव। सो इट वॉज ओनली एन एक्सेप्शन एंड नॉट ए नॉर्मल कन्वेंशन। हिंदुओं में नॉर्मली विवाह अग्नि के 7 फेरे लेकर के होता है जिसे सप्ताब्दी कहते हैं और जिसमें वोज ऑफ फ्रेंडशिप, फाइडेलिटी एंड राइटियसनेस लिए जाते हैं। पुराने ज़माने में नॉर्मली राजा महाराजा बैटलफील्ड में दूसरे देशों से जब जीतते थे तो उनकी स्त्रियों को अपनी वाइफ्स बना लेते थे और शायद इसीलिए यह एक रिवाज बना होगा कि दूल्हा जो है वह शादी के समय घोड़े पे सवार होकर के और तलवार हाथ लेकर के बैंड बाजे के साथ जाता है। हिंदुओं में शादी का मेन एम जो है वो अपने वंश को आगे बढ़ाने का शायद पहले ज़माने में था कि सन की प्राप्ति हो, और जिन घरों में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो पाती थी वो ज़रूर दूसरी शादी करते थे कि संतान जो है उनको पुत्र के रूप में प्राप्त हो जो उनका पिंड दान कर सके और उनके वंश को आगे बढ़ा सके। एंड कंसिडरिंग दैट देयर कर्मास आर इंटरवाइंड सो एज टू अचीव म्यूचुअल साल्वेशन। ओनली फॉरबिडन एलिमेंट वॉज कि मैरिज जो है विद इन स्पिंडा रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, विद इन सेम गोत्र नहीं होनी चाहिए। यही एक कंसेप्ट था जो हिंदू माइथोलॉजीज़ में और पुराने ज़माने में प्रिवेल करता था। इट इज़ ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट इन द ईयर 1955 कि हिंदू समाज को एक कोडिफाइड स्टैट्यूट बनाया गया जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता है। It is only under this act that for the first time everything was made crystal clear and in black and white. Monogamy was introduced
divorce concept was introduced, and relationship outside marriage was disapproved. Divorce भी फॉल्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड था कि इन केस देर इज़ एनी फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड और वाइफ, only then in those circumstances divorce could have been permissible. Now, if a person is having relationship outside marriage, then also it was a ground for divorce. It was considered to be a matrimonial offence, although it was not a criminal offence. 497 Indian Penal Code में adultery was a ground and was considered as an offence, where husband could have prosecuted another man if he has stolen the love and affection of his wife. This section 497 of Indian Penal Code has also been now abolished by recent judgment of the Supreme Court. So, therefore, adultery is no more a criminal offence, it is only a matrimonial offence. Although in other countries like America, adultery is still a criminal offence. In any case, the children arising out of these illegal marriages or relationship are still and having the same right of the children which are born from the normal marriage. There were amendments made from time to time in Hindu Marriage Act 1955, and in the year 1976 mutual consent divorce was introduced, wherein without alleging any fault on any other person, by mutual agreement the couple can come to the court and seek divorce, for which he has to first file a first motion, and after the expiry of 6 months then they have to make a second motion before the court. This time is granted to them so that they may think in between whether their act for seeking divorce is actually correct or not. अगर मैरिज नहीं चल पा रही because of some temperamental differences which we call that irretrievable breakdown of marriage, then there was no concept of divorce, or this was causing a lot of agony amongst the aggrieved couples. So अब recently Supreme Court ने 2006 में, although irretrievable breakdown is not a statutory ground available, but exercising extra ordinary powers under Article 142 of Constitution of India, the Supreme Court is permitting the marriage to be dissolved on the ground of irretrievable breakdown of marriage. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी डायरेक्शन दी है लॉ कमीशन को और लेजिस्लेचर को कि इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज को भी इनकॉर्पोरेट करें स्टैट्यूटरी ग्राउंड फॉर द ग्रांट ऑफ डाइवोर्स. अब हम मैरिज को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. अगर हम एग्जामिन करें तो हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं और 7th हाउस एंड 12th हाउस आर कंसिडर्ड टू बी the houses which we have to see for the marriage purposes. 7th house is the house of spouse. कारका planet जो मैरिज का है वो वीनस है, शुक्र. हम 1st हाउस और 7th हाउस और 12th हाउस और वीनस की सिचुएशंस और कॉम्बिनेशंस को देख करके एस्ट्रोलॉजी में ये ज़रूर बता सकते हैं कि whether the native has a horoscope for early marriage, late marriage, or even denial of marriage. 5th house is the house for children. If there is moon Venus conjunction or combination arising, then that is a case of multiple relationships. आपने सुना ही होगा कि शादी के पर्पसेस के लिए वर और वधू की कुंडलियों का मिलान किया जाता है.
अगर हम इन कुंडलियों का मिलान करें तो 36 गुणों को देखा जाता है, और इन 36 गुण में से अगर 18 गुण भी मिल जाएं तो आजकल ऐसी शादियों को अप्रूव कर दिया जाता है। हालांकि द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो 28 से ऊपर गुण मिलने चाहिए। इन गुणों के मिलान से हम यह ज़रूर बता सकते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो है बेंट ऑफ माइंड कैसा होगा, और क्या वो एक जैसा सोचते हैं, क्या वे कंपैटिबल हैं, या उनका टेम्परामेंटल डिफरेंस रहेगा। आजकल की जनरेशन यही काम लिव इन रिलेशनशिप बना करके एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, और तब जब उनको साथ साथ रह करके पता लगता है कि दे कैन कंटिन्यू विद द मैरिज रिलेशनशिप, देन दे गो फॉर एंड ऑप्ट फॉर मैरिज। पर अगर हम अपनी ये एस्ट्रोलॉजी और पुरानी सभ्यता के हिसाब से चलें तो टेबल पर कुंडलियों के मिलान से ही हम यह ठीक ठीक गणना कर सकते हैं कि वेदर दिस मैरिज इज़ करेक्ट, विल सर्वाइव, और क्या ये ठीक होगी दोनों म्यूचुअल कपल के लिए। आपने एस्ट्रोलॉजी में मंगल दोष के बारे में भी सुना होगा। मंगल दोष जो है वो मार्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव किया जाता है। अगर मार्स की पोजीशन 1st, 4th, 7th, 8th या 12th हाउस में हो तो वह आदमी मांगलिक माना जाता है। पर ये मांगलिक लोग जो हैं इनका भी मंगल दोष ख़त्म हो जाता है आफ्टर सर्टन एज, दैट इज़ आफ्टर द एज ऑफ 28 ईयर्स। सो एक डिलेड मैरिज का ज़रूर इसमें स्कोप रहता है। सो फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। मैं फिर आऊँगा किसी नए टॉपिक पर, नए एपिसोड लेकर के आपकी सेवा में। थैंक यू वेरी मच। डू गिव मी ए फीडबैक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।